परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। देखिए, आज है 26 अगस्त का दिन और आज की वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और आप जो है हाफ ईयरली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर और साथ में जो है मंथली करंट अफेयर का सभी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की पीडीएफ लिंक जो है दी गई है। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन को लॉन्च किया। तो देखिए, हाइड्रोजन से चलने वाली जो दुनिया की पहली यात्री ट्रेन है, इसको जर्मनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन रेल क्षेत्र का कार्बन मुक्त करने की दिशा में बहुत बड़ी संभावनाएं लेकर आया है और इसके जरिए जलवायु को प्रदूषित करने वाली डीजल इंजनों से छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, आपको पता होगा कि वर्तमान में जो ट्रेनें हैं या तो ये डीजल से चलती हैं या तो ये इलेक्ट्रिक से चलती हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो है लगभग 70% तो जो है डीजल से ही ट्रेनों को चलाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे देशों में अभी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया है ट्रेनों का। लेकिन इससे भी जो है निजात पाने के लिए, यानी कि डीजल इंजनों से निजात पाने के लिए और इलेक्ट्रिक इंजनों से निजात पाने के लिए हाइड्रोजन इंजन का जो है निर्माण किया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया। तो देखिए, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है एंजेला मर्केल को। और एंजेला मर्केल जो है ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। और देखिए, एंजेला मर्केल को जो है शरणार्थियों का स्वागत करने के इनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है। देखिए, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय इसका है फ्रांस के पेरिस में और इसके सदस्यों की संख्या 193 है। और वर्तमान में यूनेस्को के जो चीफ है इनका नाम है आड्रे अजोले। देखिए, यहाँ पे एक टर्म आया है शरणार्थियों का स्वागत। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से ग्रसित हो गए हैं। वहाँ के नागरिक अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। वो इनमें सबसे बड़ा उदाहरण आपका अफगानिस्तान का है। आपने रिसेंटली देखा होगा अफगानिस्तान के लोग जो है कैसे अपना देश छोड़कर दूसरे देश में भाग रहे थे, ठीक है। तो जो लोग अपने देश से जो है दूसरे देश में शरण पाने के लिए, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर रहने के लिए शरण मांगते हैं, उनको हम शरणार्थी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए एंजेला मर्केल को जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि VLSRAM का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए, ये प्लेस आपका चांदीपुर है और चांदीपुर जो है ये ओडिशा में स्थित है। याद रखिएगा, ओडिशा के चांदीपुर से डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए, जो आपका वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इस प्रणाली को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला कि किस देश के फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया हाल ही में। तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है बांग्लादेश की फहमीदा अजीम को। इसको याद रखिएगा। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार उन सभी पुरस्कारों में से एक है जो हर साल पेपर में बिल्कुल छप के मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आपको पेपर में समझ लीजिए छप चुका है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? फहमीदा अजीम को, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। देखिए, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका है, इसका नाम है इनसाइडर। इनसाइडर के लिए काम करती हैं बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम। और इनको 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग की थी और कमेंट्री की थी। किस क्षेत्र में? देखिए, आपने देखा होगा चीन में जो है जो उइगर मुसलमान थे उन पर काफ़ी जो है अत्याचार हो रहा था। चीन के सरकार ने जो है क्या किया था, जितने भी उइगर मुसलमान थे उन सभी को दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और साथ ही में जितने भी कब्र बनाए थे उइगर मुसलमानों ने, उन सभी को जो है जेसीबी लगाकर जो है उसको पलटवा दिया था। किसने? चीन की सरकार ने, शी जिनपिंग ने। तो उसके बाद क्या होगा, इन्हीं सब की चीज़ों की जो है रिपोर्टिंग करने के लिए जो फहमीदा अजीम है ये चीन में गई थी और इन्होंने सचित्र रिपोर्टिंग की। तो सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए
इनको पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए, इनसाइडर पत्रिका के 4 पत्रकारों को जो है ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है इस बार। पहले पत्रकार आपके हैं एंथनी डेल कर्नल, दूसरे हैं जोश एडम्स और तीसरे हैं वाल्टिकी और चौथा नाम आपका है फाहमीदा अजीम, जो कि काफ़ी चर्चा में है। तो फाहमीदा अजीम, इन चारों को चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें और भी फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए परीक्षा में पूछे गए सभी फैक्टों पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये संयुक्त राज्य के भीतर यानी कि अमेरिका के भीतर समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए जो है दिया जाता है। हमेशा पूछा गया कि पुलित्जर पुरस्कार किन श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और देखिए, ये 1917 में जोसेफ पुलित्जर की इच्छा में प्रावधानों के द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने एक समाचार पत्र के प्रकाशक के रूप में अपना भाग्य बनाया था। और देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रशासित है, यानी कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ही इस पुरस्कार के लिए व्यक्तियों को चुनता है और उनको ये पुरस्कार देता है। और ये पुरस्कार 21 श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये 21 यानी कि 21 श्रेणियों में जो है हर साल दिया जाता है। देखिए, 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र मिलता है और $15,000 जो है नगद कैश पुरस्कार मिलता है। देखिए, 2017 में ये जो पुरस्कार राशि थी $15,000, ये जो है केवल $10,000 थी और बाद में ये बढ़ गई। ठीक है। और देखिए, सार्वजनिक श्रेणी में विजेता को एक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है, इसको याद रखेगा। पांचवा कि भारत में किस वर्ष तक राजमार्गों की लंबाई 1.8 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। तो देखिए, 2025 तक राजमार्गों की लंबाई भारत में पहुंच जाएगी 1.8 लाख किलोमीटर तक। आइए थोड़ा सा, मेरे पास बहुत सारे डाटा, इन पर चर्चा कर लेते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले डाटा हैं। देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1.8 लाख किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं रेलवे लाइन निर्माण 1.2 लाख किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। और अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब तक कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का, रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है आज़ादी के बाद से। देखिए, 1950 से 2015 के बीच में भारत में केवल 4000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का ही निर्माण हुआ था और इसको मिलाकर 2015 में जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनकी लंबाई कितनी हो गई है? 77,000 किलोमीटर। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे नेटवर्क के बारे में 1950 तक, देखिए 1950 तक भारत में केवल 10,000 किलोमीटर की रेलवे लाइनें ही बिछी थीं और 2015 में ये टोटल मिलकर कितनी हो गई? 63,000 किलोमीटर तक। और 2025 तक 1.2 लाख किलोमीटर तक जो है रेलवे लाइनों को जो है पहुंचाने का अनुमान है, यानी कि टारगेट है। और देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1995 में देश में बंदरगाह क्षमता केवल 777 MTPA थी, जो कि 2015 में बढ़कर 1911 MTPA हो गई और 2025 तक इसके दोगुने होने से भी जो है अधिक 3000 MTPA होने की उम्मीद है। तो ये सारे आंकड़े बहुत ही यूनिक हैं और किताबों में तो आपको मिलेंगे नहीं। न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं, अमर उजाला और पता नहीं क्या क्या, दैनिक जागरण, इन सभी में केवल बकवास खबरें छपी होती हैं। कहाँ क्या हुआ, कहाँ डकैती हुई, किस नेता ने किसको गाली दी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी द इकोनॉमिक टाइम्स में, द हिंदू में। और जो प्रमुख पत्रकार हैं, मतलब एक तरीके से न्यूज़पेपर हैं, स्पेशली द हिंदू पढ़ा कीजिए आप। अगर द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, तो हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके ये सारी चीज़ें दे ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से यहाँ पे पढ़िए, कोई न्यूज़पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो न्यूज़पेपर का पैसा बचता है आपका 10-15 रुपये, उसको आप जो है अपनी पढ़ाई में लगाइए और खाने पीने में। छठवां की हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये लखनऊ में बनाएगी सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क। देखिए, दुनिया में सबसे पहले नाइट सफारी किसने बनाया था? सिंगापुर ने। देखिए, भारत में 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। और इस बारे में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने बताया कि सिंगापुर की विश्व की जो पहली नाइट सफारी है,
इसकी तर्ज पर ही कुल 2027.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो फैला आपका कुकरेल वन क्षेत्र है, जो कि लखनऊ में है, तो वहाँ पर जो है 350 एकड़ में जो है नाइट सफारी बनाई जाएगी और 150 एकड़ भूमि पर जो है प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि 350 एकड़ जमीन पर नाइट सफारी बनेगी और 150 एकड़ जमीन पर जो है प्राणी उद्यान बनेगा। कहाँ पर? जो कुकरेल वन क्षेत्र है लखनऊ का। कितने लोग लखनऊ में रहते हैं बताइए जरा, और कितने लोग कुकरेल घूमने गए हैं? मैं तो गया हूँ घूमने, हमारे एक मित्र का जो है मकान भी है कुकरेल से थोड़ी दूर पर, तो काफ़ी अच्छा मतलब क्षेत्र है, वहाँ पे वन क्षेत्र है। सातवां कि हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की? तो देखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी हाल ही में डिसाइड किया है कि हम जो है डिजिटल रुपया लॉन्च करेंगे। देखिए क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन आजकल जो है बहुत बढ़ रहा है, बिटकॉइन का भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए जो है भारत सरकार ने सोचा चलो हम अपना भी डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं। तो डिजिटल रुपया जल्द ही लॉन्च होने वाला है और इस डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग जो है ये चालू वित्त वर्ष 2022-23 में ही कर दी जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को सबसे पहले थोक कारोबार के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। अगला कि हाल ही में किसने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया? तो देखिए आज़ादी क्वेस्ट को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। देखिए इस गेम को यानी कि आज़ादी क्वेस्ट गेम को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी के लोगों के सामने लाने के लिए जो है पेश किया गया है और इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम सीरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से जो है विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता किया? तो देखिए जो गोदरेज एग्रोवेट कंपनी है इसने पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता किया है और इस समझौते के मुताबिक जो कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट, ये जो है कंपनी इन तीनों राज्यों में असम, मणिपुर और त्रिपुरा के क्षेत्रों में जो है पाम तेल की खेती के लिए जो है और विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी यानी कि भूमि आवंटित की जाएगी। देखिए जो गोदरेज एग्रोवेट है ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र और मिजोरम में जो है पाम तेल की खेती कर रहा है। देखिए भारत सरकार ने अगस्त 2021 में कुल 11,040 करोड़ रुपए के नियोजित खर्च के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पाम मिशन शुरू किया था और इस मिशन के अंतर्गत सरकार ने उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए 2025-26 तक पाम तेल की खेती के तहत क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर और कुल 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का परिकल्पना किया। देखिए भारत में खाद्य तेलों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, हर व्यक्ति के बस में नहीं कि वो शुद्ध सरसों का तेल खा पाए, क्योंकि उतना प्रोडक्शन भी नहीं हमारे पास है कि हम जो है उतना सरसों का उत्पादन कर पाएँ और सरसों के तेल को मार्केट में ला पाएँ। देखिए वर्तमान में जो पीला सरसों है वो लगभग 80 रुपये किलो है और लगभग मान के चलिए 3 किलो सरसों जो है आप उसको पेरेंगे तब जाके आपका 1 लीटर तेल तैयार होगा, यानी कि 8×3=24 यानी कि 240 रुपये का सरसों आप पेरेंगे तो आपको जो है 1 लीटर तेल मिलेगा। लेकिन मार्केट में सरसों के तेल की कीमत कितनी है? 1 लीटर सरसों का तेल आपको लगभग 160 रुपये में उपलब्ध है। आप सोचिए जब 1 लीटर तेल की कॉस्ट 240 आ रही है तो इसको 60 में कैसे मिल रहा है? ये सभी नकली सरसों के तेल हैं, ठीक है। इनमें पाम आयल और पता नहीं क्या क्या मिला मिलाकर जो है ये लोग बेचते हैं। मैक्सिमम जो है जो पाम आयल होता है उसमें ब्लेंडिंग करते हैं यानी कि थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर सरसों के तेल का कलर देते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं 120 रुपये 130 रुपये किलो। तो मार्केट का जो तेल है उससे बचिए। अगर आपको शुद्ध सरसों का तेल खाना है तो आप सरसों खरीद के लाइए मार्केट से, मंडी से, और उसका तेल पिराकर जो है उसको खाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगला है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो देखिए ओणम जो है ये केरल राज्य का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। ओणम के बारे में आपको सारी चीज़ें आज बता देता हूँ ताकि आपको कहीं और से जो है कोई जानकारी लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए ओणम जो है ये खेती और किसानों का गहरा संबंध है ओणम से। किसान अपने फसलों की सुरक्षा और अच्छी उपज के लिए श्रावण देवता और पुष्प देवी की आराधना करते हैं इस ओणम पर्व में। देखिए ओणम जो है ये मुख्यतः केरल के साथ साथ तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है और मलयालम सौर कैलेंडर के आधार पर
ओणम जो है ये चिंगम माह में मनाते हैं। इस साल जो आपका ओणम का त्यौहार है ये 8 सितंबर को यानी कि अगले महीने में 8 सितंबर को गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। देखिए ओणम के बारे में कुछ और भी मान्यताएं हैं। देखिए ओणम का जो त्यौहार है ये भगवान विष्णु के वामन अवतार राजा बलि के जो है दोबारा पृथ्वी पर आने के उत्सव में मनाया जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि राजा बलि हर साल ओणम के समय पाताल लोक से पृथ्वी पर आते हैं। और वामन अवतार के समय भगवान विष्णु जो आपके थे इन्होंने दान में जो 3 पग भूमि लेकर अपने भक्त बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था। तो ये पाताल लोक में ही निवास करने लगे, लेकिन ये अपनी प्रजा से मिलने के लिए ओणम के समय धरती पर आते हैं। ठीक है, ऐसी मान्यता कि ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उनके घर में जाते हैं। तो इसीलिए इसके उपलक्ष्य में लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सजावट करते हैं ताकि राजा बलि उनके घर में आए और अपने राजा का आगमन जो है आग के आगमन की तैयारी करते हैं। तो ये था ओणम के बारे में पूरा स्टोरी, और इसको याद रखिएगा, याद तो हो ही गया होगा क्योंकि कहानियाँ जल्दी याद हो जाती हैं। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि इंग्लैंड में भारत का नया उच्चायुक्त किसको बनाया गया, आप बताइए। दूसरा कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव बनाया गया है, बताइए। और तीसरा कि विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। चौथा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी कि एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का निधन हो गया। तो देखिए सिप्ते रजी जो है ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। और दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने KPITCSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया। तो देखिए ये प्लेस आपका पुणे है। और तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में समर बनर्जी का निधन हो गया। समर बनर्जी किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो देखिए ये जो है फुटबॉल भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके थे। और देखिए 15वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड जो था इसमें भारत तीसरे स्थान पर था। और पांचवा प्रश्न था कि 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए इसकी मेजबानी कनाडा करेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।